हेलो। सभी को गुड इवनिंग बच्चा। सभी को गुड इवनिंग। यहाँ पे जो आपका मोस्ट बेबीआई क्वेश्चन है, कल का जो एग्जाम है आपका 1 मार्च का जो एग्जाम होने वाला है साइंस का बच्चा, ठीक ना। वो आप 100% इस सेशन को 100% देख करके ही जाइएगा। और क्योंकि आपका यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन है कल आपका आने वाला है। ये क्या है कि मोस्ट बेबीआई क्वेश्चन है आपका 24 का। ठीक है। चलिए हम लोग वहाँ पे वन बाय वन क्वेश्चन को फटाफट यहाँ पे करते हैं और देखते हैं कि आपका कितना आंसर सही हो पा रहा है और कितना नहीं हो पा रहा है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते के साथ आपको आंसर आना चाहिए। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन क्या है, सदिश राशि नहीं है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे विस्थापन है वो क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है। और वो त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है। भार भी क्या है, एक सदिश राशि है। तो बताओगे कि यहाँ पे सदिश राशि कौन सा नहीं है, तो शायद आपको पता चल गया होगा कि कौन सा सदिश राशि नहीं है बच्चा। तो यहाँ पे जो चाल है ये आपका सदिश राशि नहीं है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। किसी को अगर डिटेल वीडियो चाहिए ना सदिश और अदिश, तो आप यहाँ पे हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करोगे, उसको अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे बोला गया कि अचर, मतलब अचर के मतलब का ना कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो ना हमेशा चेंज होते रहता है। तो उसका बोला गया है कि अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय जो ग्राफ होता है, जिस तरह से करना ग्राफ, इस तरह से दूरी समय ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बोल रहा है कि सरल रेखा होता है या फिर वक्र रेखा होता है, मतलब कर्व टाइप में होता है इसका, या फिर सर्कल टाइप में होता है। तो याद रखोगे कि जो अचर चाल वाली जो गतिशील वस्तुएं होती है उसका दूरी समय का जो ग्राफ होता है वो होता है वक्र रेखा टाइप में। ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला गया थर्ड, बोला गया ओडोमीटर मापता है। आप गाड़ी चलाते होंगे तो आपको शायद पता ही होगा कि ओडोमीटर, जो हमारा ओडोमीटर है जो आगे गाड़ी के आगे जो हेडलाइट में इस तरह से लगा हुआ था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जिसमें हम लोग देखते हैं दूरी, ठीक ना। तो ओडोमीटर क्या हो जाएगा बताइए, क्या चीज को मापता है, तो आपका डिस्टेंस को मापता है। क्या हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो बोला गया कि न्यूटन के ऐसा मात्रक क्या है। जो न्यूटन है, न्यूटन का ऐसा मात्रक क्या है, बल है, कार्य है, या फिर बोला गया त्वरण है, या फिर वेग है। सबको पता होगा, कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको नहीं पता होगा कि जो न्यूटन का है ऐसा मतलब क्या होगा, बल, फोर्स। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है बच्चा कि निम्नलिखित में से कौन सही है बोला है। ध्यान दोगे, कार्य बराबर जो यहाँ पे है ना, कार्य बराबर बल, तो कार्य तो बराबर बल तो होता है लेकिन समय नहीं होता है इसके बराबर में। ठीक है। कार्य बराबर द्रव्यमान गुना वेग, ये भी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है। फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि कार्य बराबर जो है ये W बराबर में क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस होता है। ठीक है। बल गुना विस्थापन होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया कि आवृत्ति ऐसा मात्रक, आवृत्ति का जो ऐसा मात्रक है, जो फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा मात्रक है वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है, मीटर होता है, सेकेंड होता है, या फिर मीटर पर सेकेंड होता है। बताइए। आवृत्ति का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है बच्चा। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है कि वायु में ध्वनि तरंगे इन एयर साउंड वेव आर, ठीक है, कैसे होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, ट्रांसवर्स होती है, या फिर पार्शियली लॉन्गिट्यूडनल एंड पार्शियली ट्रांसवर्स दोनों होती है। ठीक ना। या फिर ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो याद रखो कि जो ध्वनि तरंगे होती है, जो एयर का साउंड का जो वेव होता है, आर होता है लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। ठीक है। चलिए 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। और क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है कि आवृत्ति एन तथा तरंगदैर्घ्य लेम्डा वाले तरंग की जो चाल है, मतलब कि भी दी गई है, तो बताना है कि रिलेशन क्या होगा। मतलब कि जो भी बराबर है वो आपका होगा क्या, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक ना। तो हमको पता है कि यहाँ पे जो चाल है उसको भी से डिनोट करते हैं, और हमको पता है कि आवृत्ति को एन और लेम्डा को ये तरंगदैर्घ्य को लेम्डा दर्शाता है। तो जहां पर भी बराबर में एन लेम्डा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चा। तो 8 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। चलिए फिर हम लोग फटाफट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है कि श्रव्य ध्वनि, मतलब ऑडिबल रेंज साउंड, मतलब कितना से कितना तक हम लोग सुन सकते हैं। तो कितना से 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है। इससे कम में नहीं सुन सकते हैं। बोला गया है कि पृथ्वी का द्रव्यमान, देखो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। बोला गया कि पृथ्वी का द्रव्यमान मास ऑफ अर्थ कितना होता है, बताइए। ये होता है आपका 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 24 kg। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि
पृथ्वी के केंद्र, जिसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्र, तो हम मान लीजिए कि पृथ्वी का केंद्र इस तरह से बना दिए, ठीक है, और केंद्र पर 20 केजी बालक का भार। अब ध्यान रखोगे कि जो पृथ्वी का जो केंद्र है ना, यहाँ पे जो वो भार जो होता है वो शून्य होता है। क्या होता है बच्चा? शून्य होता है। तो याद रखोगे ये चीज को, ठीक है। जैसे मान लीजिए डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर मास जिसका है तो 20 केजी हो जाएगा, लेकिन ग्रेविटेशनल जो होता है ना यहाँ पे जीरो लगता है, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा बच्चा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा? ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है कि दाब, तो दाब क्या है? वो वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है या फिर दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, तो याद रखोगे कि जो दाब है वो क्या है? सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। एक क्वेश्चन रहेगा सदिश सदिश राशि से। ठीक है, हम आपका यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग फटाफट क्वेश्चन को करना चाह रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन आप यहाँ पे देख करके एग्जाम में जाओ। जड़त्व का गुण, द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, जिससे मान लीजिए कोई बूढ़ा सोया हुआ है खटिया पर और हम जाकर उसको डिस्टर्ब कर दिए, ठीक है, तो होता क्या है कि अगर कोई आदमी सोया हुआ है तो सोया रहना उसको पसंद है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी अगर बैठा हुआ है तो बैठा हुआ रहना पसंद है उसको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इसे को जड़त्व कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कि हम उसको जड़त्व में छेड़छाड़ कर देंगे तो वो आदमी क्या होगा, मतलब उसका हम लोग उसको फोर्स करेंगे या फिर किसी तरह से कुछ करेंगे, तभी जड़त्व क्या होता है? डिस्टर्ब होता है। ये गति को ना, ये प्रथम नियम को दर्शाता है, न्यूटन के प्रथम नियम को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का बोल रहा है, बताइएगा क्या होगा आंसर 13 का। तो प्रत्येक वस्तु में होता है, क्या है? अकर्स इन एवरीथिंग। ठीक है, जरा तो क्या है? सभी वस्तुओं पर लागू होता है। बोला गया है किसी व्यवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम। जैसे मैंने कोई भी अवस्था है तो आपको पता होना चाहिए कि ठोस द्रव जो गैस होती है, पदार्थ की जो अवस्था है, तो जो ठोस अवस्था है वो क्या होती है? आपस में पूरा एकदम पूरा पैक होती है, इसके बीच में तो कोई जगह होता ही नहीं है। तो सबसे कम पूछा है, तो सबसे कम किस में होगा? ठोस में होगा, ठीक है। गैस में तो बहुत ज्यादा होता है। अब आगे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 15। 15 बोला गया कि 10 डिग्री सेल्सियस का जो तापक्रम है वो क्या होगा? तो शायद ये आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे 10 लिख करके और 273 क्या करो इसमें से जोड़ दो। ठीक है, 273 का जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 285 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 273 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? इधर यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8। अच्छा, यहाँ पे 3 तो 283, ठीक ना। केल्विन और आपका डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, ये फॉर्मूला आप देख करके जाओगे। बोला गया है कि निम्नलिखित में से द्रव्य में अनिश्चित क्या होता है? तो अनिश्चित क्या होता है बच्चा? आकार होता है। इसका अनिश्चित क्या होता है? आकार होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है कि जल के अणुओं में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भार का अनुपात होता है। देखो ये भी क्वेश्चन है कि छपने वाला, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कि H2O लिखते हैं, ठीक है। हमको पता है कि जो H2 है इसमें हाइड्रोजन कितना है? 1। यहाँ पे कितना है? गुना में 2। रेशियो निकाला था, बीच में रेशियो रख लेते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है? 16 होता है। यहाँ कितना हो जाएगा? 2:16, काट दो, 2 एकम 2, 2 अठे 16, तो कितना हो जाएगा? 1:8। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? बताइए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसका 17 होता है परमाणु संख्या, तो कितना होता है? 2, 8 और 7, ठीक है। 2, 8 और 7 देख लीजिएगा, 2, 8 और 7 कहाँ पे है? 2, 8 और 7, ठीक है। चलिए 17 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 तो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि एक तत्व में समस्थानिक होते हैं। तो समस्थानिक में आपको पता होगा, क्वेश्चन नंबर जो 19 है उस समस्थानिक में होता क्या है? इनका जो रासायनिक गुण होता है वो कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है, ठीक ना। सॉरी सॉरी सॉरी, समस्थानिक बोल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी होती है बच्चा? अलग अलग होती है। 19 का 3 हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है किसी द्रव्यमान के परमाणु संख्या में 18 न्यूट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। तो बोला है कि मास परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जैसे m बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो m बराबर क्या लिख लेंगे? प्रोटॉन की संख्या कितना है जी? प्रोटॉन की संख्या है हमारा 17, न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? 18 है। तो जोड़ लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 7, 14, 15, 5, हाथ में रहा 1 और यहाँ पे 3, 35 हो जाएगा। 35 है, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा इसका।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देख के जाओगे कम से कम आपका बेस बनेगा यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है कि हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण सही होता है, कौन सा कण सही होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। कौन सा कण सही होता है, तो न्यूट्रॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 में आते हैं, बोल रहा है कि केनाल किरणें किसका किरण पुंज है, केनाल रे आर बीम ऑफ किसका, प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसका होगा बताइए, याद रखिएगा न्यूट्रॉन को होगा, किसका होगा, न्यूट्रॉन का होता है बेटे, न्यूट्रॉन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि अतिचारण मतलब कि ओवर ग्रेजिंग, ठीक ना, जैसे मान लीजिए पानी का जो मृदा होता है ना, मृदा का कटाव वगैरह उसी को बोलते हैं। तो बोला गया है इसमें कि ओवर ग्रेजिंग इज रिलेटेड टू, क्या होता है बताइए, आपको तो पता ही होगा कि मृदा का अपरदन से। ठीक है, यहाँ पे सॉइल इरोजन हो जाएगा, हमको लगता है यही होगा ऑप्शन नंबर 23 का, बिल्कुल। ठीक है, कहीं भी अगर आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो कोई भी आपका आंसर गलत भी नहीं होगा। बोला गया पृथ्वी की सतह पर कितना परसेंट जल पाया था, ये तो हलवा क्वेश्चन है, सबको पता है कि 70% जल पाया जाता है। ठीक ना, चलिए 24 के बाद हम लोग आते हैं 25 में। बोला है कि एवोगाड्रो संख्या क्या होती है, तो आपको सबको पता होगा 6.022 × 10 की पावर -23। ठीक है, कोई दिक्कत, अच्छा -23 नहीं 23 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 के बाद 26, बोला गया है कि जल का, देखो इधर, जल का रासायनिक सूत्र किसको नहीं पता है, H2O। ठीक है, जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एक रासायनिक सूत्र है ना बच्चा, जरूर पूछेगा, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट का पूछ देगा, या फिर पूछ देगा कि बताइए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हो बताइए, सल्फ्यूरिक अम्ल का बताइए, मतलब एक क्वेश्चन आपको यहाँ से रहेगा विरंजक चूर्ण का बताइए। ठीक है, अगला बोला है कि पेचिस का रोग कारक जीव, पेचिस का जो रोग कारक जीव वो कौन सा होता है, प्रोटोजोआ होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। अगला बोला गया कि एक संक्रमण रोग, तो एक संक्रमण रोग कौन है, तो हैजा है, एक संक्रमण रोग कौन सा है, तो हैजा है। अगला क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, आत्महत्या की थैली हम लोग किसे कहते हैं बताओ, तो हम लोग लाइसोसोम को बोलते हैं, किसको बोलते हैं बच्चा, लाइसोसोम को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि पादप कोशिकाओं के चारों तरफ पाए जाने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं, पादप कोशिकाओं के पाए जाने वाले झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, तो बताइएगा ऑप्शन नंबर 30 का, बदलाव, ये आपको सबको पता होगा, प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, देखते के साथ आंसर लगाना है, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, बोला गया कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम जो आवर्धन होता है वो 100 एक्सेस होता है, कितना होता है बच्चा, 100 एक्सेस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि कोशिका के बिजली घर किसे कहता है, ये एकदम सबसे ज्यादा हलवा वाला क्वेश्चन हो गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं कि पादप कोशिकाओं का रसोई घर किसे कहते हैं, पादप कोशिकाओं का जो रसोई घर है उसे किसे कहते हैं, तो हरित लवक को बोलते हैं। ठीक है, हरित लवक को बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि वह वैज्ञानिक जिसने जीव द्रव्य का नामकरण किया था, जीव द्रव्य का नामकरण किया था, तो वो कौन वैज्ञानिक थे, तो सबको पता है कि जेई पुरकंजे, इनका नाम क्या था, इनका नाम था जेई पुरकंजे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं, वार्षिक क्या है, वलय बनते हैं, वलय बोल रहा है बच्चा, तो बताओगे इसमें कौन सा आंसर होगा, आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 500 और विभाजित तक। ठीक है, चलिए 35 के बाद हम लोग चलते हैं 36 में, बोला गया है ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, जो ट्रैकिड्स होते हैं या फिर किस में पाए जाते हैं बताइएगा, इसे पाया जाता है जाइलम में, किसमें, ट्रैकिड्स जो है वो जाइलम में पाए जाते हैं। कमेंट बॉक्स में मैसेज करोगे कि जाइलम क्या है। बोला गया मूंगफली के बादाम के छिलकों में पाया जाने वाला, ये देखो ये रिपीटेड रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपको स्केलेरिड्स, ऑप्शन नंबर सी या फिर 3। अगला क्वेश्चन है कि जाइलम ऑफ फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक है, जाइलम ऑफ फ्लोएम जो है वो किस प्रकार के ऊतक है, इसको बताओगे, तो सबको पता है कि यह सहमनी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चा 39 कि रंध्र के कार्य क्या है, तो याद रखो कि रंध्र का क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैस भी करता है और ट्रांसपोर्टेशन भी करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए और बी दोनों, मतलब कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, मतलब थर्ड वाला हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन बोला है कि वह ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है,
वसा का संचय करता है। तो बताइए इसका क्या होगा। तो सबको पता होगा कि ये क्या होगा बच्चा, एपिथेलियम होगा, एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, चलिए आज यहीं तक। ध्यान दोगे, कल का जो एग्जाम है वो आप इस सेशन को जरूर देख के जाओगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चा। और हो सकता है तो हम यहाँ पे क्वेश्चन एक दो और, मतलब कि एक सेशन और कराने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए।